जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। काश ऐसा ही हमारा व्यापम का भी कैलेंडर चलता रहता तो बहुत अच्छा रहता। और लगातार एसएससी अपनी जो वैकेंसी है वो लगातार देते जा रहा है और इस बार भी उन्होंने नोटिफिकेशन के साथ सारी चीज़ें और बहुत बढ़िया पोस्ट उसने दी हैं। तो इसमें पहले ये संशय था कि इसका सिलेबस चेंज होगा और एक ये था कि इसमें एजेंसी चेंज हो जाएगी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो, परंतु ऐसा नहीं हुआ है और जो पुरानी सिलेबस है उसी के अनुसार एग्ज़ाम ले रहा है। साथ ही इसमें वही एजेंसी जो पुरानी एजेंसी है वही इसको कंडक्ट करा रही है। तो आप सभी से यही आग्रह है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारी चीज़ें अपन इसमें कंप्लीट देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए और कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या इसमें जो नए बच्चे हैं उनको किस प्रकार से अप्लाई करना है और क्या मिनिमम फ़ीस है। क्योंकि फ़ीस के मामले में देखें तो एसएससी बहुत मिनिमम फ़ीस लेता है। मैं यदि व्यापम की बात करूं तो उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। किस प्रकार से कि पहले एक क्वेश्चन पे अगर किसी ने आपत्ति लगा दिया है तो उसके लिए क्या एक ही बार पैसे देना रहता था, परंतु अब उसने हर क्वेश्चन के लिए और हर बच्चों को बोला है कि आप जो भी ऑब्जेक्शन लेते हैं उस पर क्या लगाइए, आपत्ति लगाइए। एक तरीके से बिजनेस हो गया। साथ ही जो पेमेंट फ़ीस है वो एसएससी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कामकाज घर बार जो है ऐसे व्यापम का इसी से ही चल रहा है। एसएससी कम से कम 100 रुपये में जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एससी के लिए तो एकदम फ्री उन्होंने करके रखा है। तो ये अंतर है और इसमें क्या है, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। बस इसमें यह है कि बच्चे को ऑल इंडिया के जो विद्यार्थी उनसे कंपटीशन करना रहता है, पर जो बच्चे मैथ वाले सब्जेक्ट हैं और अच्छे से कार्य करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्टडी मेहनत से करते हैं तो बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम पास आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं फॉर्म भरने की जो डेट है वो उन्होंने 9/6 से 4/7 तक रखी है। बिल्कुल आप इसमें जो भी फॉर्म भरने के लिए आप इच्छुक हैं फटाफट अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिए। 100 रुपये मात्र फीस है। और इसमें क्या होता है कि कई बार एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाती है, जैसे टाइपिंग वाला है आपके नाम में गड़बड़ कर देता है तो करेक्शन भी करना पड़ जाता है। तो फॉर्म बड़ी सावधानी से देखें और जब फॉर्म भर के आए तो एक बार शांति दिमाग से अपने घर पर भी इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार गड़बड़ हो जाती है नाम की स्पेलिंग में। किसी का बहुत बड़ा नाम होता है, इस कारण से भी हो जाता है, या माता के नाम पिता के नाम में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप तैयारी तो करते हैं और लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये समस्या आती है तो बहुत दिक्कत होती है। और कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि सर हमारे इस कारण से बहुत परेशानी होना पड़ी। तो ये शुरुआत में ही अगर आप स्टेज कर लेते हैं तो आगे आपको ये समस्या नहीं आएगी। ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम डेट की 13 से 30 अगस्त जो फेज़ 1 है, ठीक है, इसमें प्री और मेन से अपनी भाषा में बात करें तो जो प्री का एग्ज़ाम है 13 अगस्त से 30 अगस्त तक वो कर सकता है और जो मेंस है वो दिसंबर तक इसमें लेने की संभावना है। ठीक है। तो इसमें यही चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस बार की जो बच्चे पुराने हैं और जो नए सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे इनका इस बार तैयारी नहीं है और अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर नई बैचेस भी स्टार्ट होगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। परंतु अभी जो इस बार के लिए जो एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं और जिनकी मेहनत बहुत बढ़िया है वो बिल्कुल पुराने साल के पेपर के साथ अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करिए। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो टेंटेटिव है, इसमें और बढ़ सकती है। जहाँ तक अनुमान है कि 17 से 18 हज़ार के आसपास रहेगी। अभी अप्रॉक्स इन्होंने सारे डिपार्टमेंट हैं लगभग 14,500 के आसपास अपने को देखने को मिल रही है, परंतु ये वैकेंसी इसमें बढ़ेगी क्योंकि ये विभाग से जो भी है वैकेंसी पोस्ट आने में आगे पीछे हो जाता है, तो इस कारण से भी समस्या आ सकती है। ये अनुमान है, इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी। ठीक है, आप बिल्कुल भर सकते हैं। तो आगे है एज लिमिट। अब एज लिमिट में आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो एज लिमिट करेंगे 1/8/2025 इससे ये आकलन करेंगे। ठीक है, आपकी जो भी एज लिमिट है उससे ये तुलना करेंगे 1/8/2025 से। अब इसमें जो एज लिमिट है अगर मैं बात करूं तो 18 से 27 और उसमें भी रिलैक्सेशन दे के रखा है। ओबीसी एससी एससी इनको सबके लिए अलग अलग सेशन के लिए अलग अलग रिजर्वेशन दे के रखा है। इसके बारे में देख लेंगे। जैसे कि अगर मैं एसटी एससी की बात करूँ तो 5 साल के लिए उन्होंने दे के रखा है कैटेगरी वाइज, और ओबीसी के लिए 3 साल लेके दे के रखा है। मतलब इसमें जो पोस्ट है उसमें कम ज़्यादा जो एज लिमिट है उसमें करके उन्होंने रखा है।
इस प्रकार से दे रखा है उन्होंने। आप देखेंगे इसकी जो रूल बुक है उसमें आप बढ़िया तरीके से, अगर कुछ आप जो एज लिमिट में आ रहे हैं तो आप उसमें पोस्ट भी देख सकते हैं। फिर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन एक दो चीज़ों के लिए स्पेशल है, बाकी के लिए तो जो नॉर्मल है सबके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, कंपलसरी है। किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो कर सकता है, परंतु कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने दे के रखा है। जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें बैचलर डिग्री उसने सब्जेक्ट में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसका मैथ में 60%, मैथ में 60%, साथ ही 12वीं वाला जो सब्जेक्ट है उसमें 12वीं में 60% उसका होना चाहिए मैथ स्ट्रीम से। फर्स्ट डिवीज़न एक तरीके से उन्होंने मांगा है। या फिर बैचलर उसकी डिग्री है जो स्टैटिस्टिक्स से होना चाहिए, किससे, स्टैटिस्टिक्स से होना चाहिए बैचलर डिग्री। आपने सुना भी होगा स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसमें डाटा एनालिसिस का पूरा जो कोर्स होता है उसमें ये चीज़ें चलती है। फिर अगर मैं अदर के लिए बात करूँ तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर किसी भी स्ट्रीम से हो वो इसमें चल जाएगी, पर उसकी जो डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 1/8/2025 तक। कहाँ तक? 1/8/2025 तक उसकी कंप्लीट होना चाहिए, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस, क्या फ़ीस है उसकी? तो मिनिमम फ़ीस है, बहुत ही कम फीस है, मात्र 100 रुपये, और ST SC के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये बहुत अच्छा है SSC का। अगर आप बात करेंगे ESB में तो आपको बस पैसे ही देना रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फिर जो सेशन है, अगर एग्ज़ाम स्ट्रीम की बात करूँ तो पहले होगा मतलब कि प्री और मेंस। और इसके बारे में बात करें तो जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, जिसमें अगर मैं आपको प्री क्लियर करना है तो प्री में आपके सब्जेक्ट आएंगे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हैं। इसमें अगर बात करें तो 25-25 के आएंगे, साथ ही एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे मिलाकर 200 नंबर का पेपर रहेगा, और इसमें माइनस मार्किंग है 0.5 से। ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे माइनस मार्किंग है, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? और आपको ये जो टाइम दिया रहेगा 1 घंटे 20 मिनट में ये सब सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। मतलब आपकी स्पीड है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत खतरनाक होना चाहिए, तभी जाके आप क्या करेंगे, इसमें आप इस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन देख पाएंगे, और आप इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बना पा रहे हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखना, और आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, क्योंकि आपका जो मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस वाला है इसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीक़ा से लगाने को मिलेंगे। फिर अगर इसी स्ट्रीम में अगर मैं सेकंड जो अब जैसे प्री आपने निकाल लिया है और मेंस के लिए है, तो मेंस में कुछ चीज़ें स्पेशल है। कैसे? जैसे कि पेपर फर्स्ट है, उसका सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। उसमें जो सेक्शन 1 है उसमें आएगा मैथमेटिक्स, फिर रीजनिंग, 30-30 नंबर के आएंगे, और जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। कितने का रहेगा? एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 180, और 1 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन करना रहेंगे। उसी प्रकार सेशन 2 इसी में रहेगा, सेशन 1 के सिलेक्शन 2 में इसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 45, और इधर जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, मतलब टोटल रहेगा 70। तो ऐसे 300 जो 90 नंबर है उसी से आपका जो काउंटिंग होगा, किससे? 390 नंबर से। इसमें माइनस मार्किंग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 180 और 210 ऐसे मिला के 300 नंबर का पूरा काउंटेंट रहेगा इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें जो चीज़ें रहेगी सेक्शन 3 में कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज रहेगा, जिससे आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी प्री के टाइम पे नहीं किया है तो अब जो मेंस है उसके बीच में जो अंतर मिलेगा उसमें आप कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया, अब इसमें स्पीड भी बना सकते हैं। जैसे प्री क्वालिफाई होगा आप उसके बाद कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको लग जाएगा कि मेरा इसमें हो रहा है, वैसे भी कर सकते हैं। यदि किसी ने पहले से करके रखा है तो बस उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता रहेगी। फिर डाटा एंट्री स्पीड, इसमें जो टेस्ट होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, पेपर सेकंड जो जिनका जो स्टैटिक्स रहता है, मेन सब्जेक्ट जो रहता है बैचलर, उसके लिए अलग से पेपर होता है, बाकी सबके लिए सेम है। इनके ऊपर जितने भी है किसी भी स्ट्रीम से हो उनके लिए बहुत
सेम है, बस ये जो नीचे वाला है वो स्पेशल रहता है स्टैटिक्स वालों के लिए, वो चीज़ें अलग है, ठीक है। बाकी ऊपर जो बैचलर है उन सभी के लिए चीज़ें सेम रहेगी, सब उन्होंने दे के रखा है। यही चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 1, सेक्शन 2, फिर ये 3rd और ये 4th, ठीक है, इन्होंने समराइज़ करके दिया है, उसमें पूरा उन्होंने डिफाइन करके दिया है। फिर अगर मैं बात करूँ इसमें पोस्ट सैलरी की, तो कौन कौन सी इसमें एग्ज़ाम होती हैं आप देखेंगे। सेंट्रल लेवल की जितनी भी पोस्टें हैं, आपने ईडी सुना होगा, सीबीआई सुना होगा, ड्रग इंस्पेक्टर सुना होगा, ब्यूरो इंस्पेक्टर सुना होगा, ठीक है। नारकोटिक्स विभाग में जो कार्य रहते हैं, एसएससी में सचिव के आसपास अपने कई नाम सुने होंगे, ठीक है। सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस, ये जो बी ग्रुप की जो वैकेंसी है, ये सब सारी इसमें आप देख सकते हैं। इसमें सैलरी की मैं अगर मैं बात करूँ तो सैलरी तो बहुत अच्छी है। हर विभाग की क्या बात करें तो जो एसएससी से बच्चा नॉर्मल भी सिलेक्शन होकर जाता है तो उसमें सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है। सारे विभाग में अलग अलग आप देख सकते हैं। यदि मैं रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, आईबी, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो इसमें ये एज लिमिट दे के रखी है 20 से 30, और इसमें भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें आपको एज में छूट जो रहेगी वो मिलेगी। सब में अधिकतर अगर मैं बात करूँ तो 30 है। अगर आप 30 से ऊपर भी चले गए हैं तो 30 के ऊपर आपके जो क्राइटेरिया है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे ये सब सारी सर्विस है, इसके अंतर्गत आप कार्य करेंगे, क्लियर। फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ये 2 एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और आपने सारी चीज़ें पहले ही फॉर्म फिलअप करा, उस टाइम पे सारी चीज़ ध्यान दिया है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। क्योंकि हर बार जो बच्चे अगर स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है बाद में, तो सुधारने में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो क्यों ना अपने डॉक्यूमेंट सारे पहले से ही सिस्टमेटिक करके रखिएगा, ठीक है। फिर ये मोड ऑफ सिलेक्शन, कम से कम इतने मिनिमम मार्क्स तो चाहिए, 30%, फिर 25%, 20%, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है रखा है, तो मिनिमम इतने तो चाहिए ही। और इसके ऊपर जो कट ऑफ जो लिस्ट रहेगी वो बात अलग है, इससे अगर नीचे रहे तो पहले ही बाहर है। इनके ऊपर आपको अच्छे नंबर लाएंगे तो आपका जो कॉल लेटर है वो आएंगे, और आपका जो मेंस में तैयारी के लिए जो मन है वो अच्छे से लगेगा। बाउंड्री पे रहते तो हमेशा टेंशन में रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन। फिर आगे बस ये जो मेन चीज़ें थी आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपको बताना था, इसको आपको ध्यान रखना था, यही चीज़ें आपके लिए मैं लेके आया था इस वीडियो के माध्यम से। और इस बार के लिए नहीं, पर अगली बार के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी और नई बैचेज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से बनिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।